क्या किसी शहर का डिजाइन हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है? आज हम बात करेंगे 1920 के दशक की, एक ऐसी क्रांतिकारी टाउन प्लानिंग की जिसने दुनिया भर के शहरों को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया था। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे आसपास की कुछ गलियां पैदल चलने वालों के लिए कितनी अच्छी होती हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर सिर्फ गाड़ियों का ही राज चलता है? ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक सोचा समझा डिजाइन होता है। और इसी सवाल का हल निकालने के लिए लगभग 100 साल पहले एक नए शहर ने कुछ बहुत ही अलग करने की कोशिश की। एक ऐसा मॉडल बनाया गया जहां इंसान और गाड़ियां दोनों आराम से रह सकें, बिना एक दूसरे के रास्ते में आए। चलिए पहले उस दौर में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस नए डिजाइन की जरूरत पड़ी ही क्यों, समस्या असल में थी क्या। सोचिए, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। फैक्ट्रियां तेजी से खुल रही हैं और गांव से लोग झुंड के झुंड शहरों की तरफ आ रहे हैं। नतीजा, शहरों में रहने के लिए घरों की भयानक कमी, और साथ ही सड़कों पर एक नई चीज आ गई थी, कार। बहुत सारी कारें। आज की तरह उस जमाने में कोई ट्रैफिक लाइट्स, सेफ्टी रूल्स या एयरबैग्स नहीं हुआ करते थे। सड़कें पैदल चलने वालों और गाड़ियों के बीच एक जंग का मैदान बन गई थीं। हर रोज हादसे होते थे और माहौल बहुत ही खतरनाक था। तो इसी अफरा तफरी और खतरे के माहौल में दो विजनरी प्लानर्स एक समाधान लेकर आए। उन्होंने एक ऐसे परफेक्ट शहर का सपना देखा जो भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो। और ये सपना हकीकत बना अमेरिका के न्यू जर्सी में रेडबर्न नाम की जगह पर। इसे डिजाइन किया था क्लैरेंस्टीन और हेनरी राइट ने। उनका एक ही लक्ष्य था, मोटर युग के लिए एक शहर बनाना। इस पूरे डिजाइन का जो हीरो था वो था सुपर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ मेन रोड है, लेकिन गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती। ट्रैफिक बस बाहर बाहर ही रहता है। तो ये काम कैसे करता था? इसके पीछे 5 बड़े ही सरल लेकिन उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी सिद्धांत थे। पहला, सुपर ब्लॉक, जिसके बीच में ढेर सारा खुला हरा भरा स्पेस होता था। दूसरा, गाड़ियों के लिए सड़कें सिर्फ ब्लॉक के बाहर। तीसरा, और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था, पैदल चलने वालों और गाड़ियों के रास्ते पूरी तरह से अलग कर दिए गए। चौथा, घरों का मेन दरवाजा सड़क की तरफ नहीं बल्कि अंदर के शांत पार्क और बगीचों की तरफ खुलता था। और आखिर में पांचवां, इस पूरे डिजाइन की रीढ़ की हड्डी थे पार्क और ग्रीन स्पेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर घर के 2 चेहरे थे। एक सामने का हिस्सा जो एक खूबसूरत शांत पार्क की तरफ खुलता था, जहां परिवार और बच्चे सुरक्षित घूम फिर सकते थे, और एक पीछे का हिस्सा जो एक छोटी सी सर्विस लेन की तरफ खुलता था, जहां कारें आती जाती थीं। रेडबर्न का ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये आग की तरह फैल गया। अमेरिका के पिट्सबर्ग और लॉस एंजलिस से लेकर कनाडा के शहरों, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम तक, हर जगह रेडबर्न से प्रेरित मोहल्ले बनने लगे। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उस दौर के प्लानर्स ने इसे पिछले 200 सालों की अमेरिकी आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक करार दिया। ऐसा लगने लगा था कि शहरों के भविष्य का जवाब मिल गया है। लेकिन जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जो विचार एक सपने जैसा लग रहा था, वो कई जगहों पर एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। जरा इस बात को सुनिए। एक आर्किटेक्ट फिलिप कॉक्स, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, उन्होंने बाद में कहा, यह नर्क था। एक समाज में जो कुछ भी गलत हो सकता था वो सब वहां हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? एक आइडिया जो न्यू जर्सी में इतना कामयाब था, वो दुनिया के दूसरे कोनों में जाकर इतनी बड़ी तबाही कैसे बन गया? कहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। इसका असली जवाब इस स्लाइड में छिपा है। देखिए, जो ओरिजिनल रेडबर्न था वो एक मिडिल क्लास कम आबादी वाला इलाका था, लेकिन जहां इसकी नकल की गई वो ज्यादातर घनी आबादी वाले सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे। पर सबसे बड़ा फर्क डिजाइन में था। ओरिजिनल में घरों का मुंह सड़क की तरफ भी होता था, एक कनेक्शन था, लेकिन नकल में घरों को पूरी तरह से अंदर के पैदल रास्तों की तरफ घुमा दिया गया और गाड़ियों को पीछे के सुनसान पार्किंग एरिया में फेंक दिया गया। और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा बहुत भयानक निकला। लेआउट इतने कंफ्यूजिंग हो गए कि वो बाहर वालों के लिए भूल भुलैया बन गए। पैदल चलने वाले रास्ते सुनसान हो गए
और अपराध के लिए हॉटस्पॉट बन गए। पीछे के पार्किंग एरिया में गाड़ियों में तोड़फोड़ और चोरी आम बात हो गई। इन इलाकों में पुलिस के लिए गश्त करना भी नामुमकिन सा हो गया और धीरे धीरे ये नो गो एरिया बन गए। तो आज इतने सालों बाद हम रेडबर्न को किस नज़र से देखें? क्या ये एक सफलता की कहानी है या फिर एक बहुत बड़ी नाकामी की? सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो ओरिजिनल रेडबर्न आज भी एक बहुत ही कामयाब और पसंद किया जाने वाला समुदाय है। आज उसे अमेरिका का एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क माना जाता है। तो यहाँ सबक क्या है? सबक ये है कि आइडिया शायद बुरा नहीं था, लेकिन जिस तरह उसे कॉपी किया गया वो गलत था। एक अच्छा डिजाइन भी अगर गलत संदर्भ में इस्तेमाल हो तो खतरनाक हो सकता है। आज भी रेडबर्न के मुख्य सिद्धांत जैसे ग्रीन स्पेस को प्राथमिकता देना दुनिया भर के प्लानर्स को प्रेरणा देते हैं, भले ही उसकी कई खराब नकलों को गिराना पड़ा हो। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या किसी कामयाब प्लान को बस कॉपी पेस्ट करके कहीं भी सफल बनाया जा सकता है, या फिर हर समुदाय की कामयाबी उसके अपने अनोखे माहौल, संस्कृति और लोगों पर निर्भर करती है, जिसे दोबारा बनाना शायद नामुमकिन है?